ओके लेट्स स्टार्ट नतांश. व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास, हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखा था, जिसके लिए हमने देखा था दैट वी विल प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट का मेन फोकस यही होता है कि जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है उसका इफेक्ट कैसे होगा, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही होता है. So if there is any change in the value of asset and liability, it will go through revaluation account. Revaluation account का nature nominal होता है. डेबिट साइड नॉमिनल है तो डेबिट साइड वही एक्सपेंस और लॉस वाला है, क्रेडिट साइड इनकम और गेन वाला है, जिसको हमने कैसे सीखा था कि भैया छिछिए. डेबिट साइड मींस व्हाटएवर व्हेन देयर इज अ रीवैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट और लायबिलिटीज, उससे हमारे फर्म के लिए वो नुकसान वाली चीज है तो डेबिट साइड पर लिख लेंगे. एंड अच्छी बात है तो क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे. द बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट और लॉस. इफ इट इज इन ऑन द डेबिट साइड इट इज प्रॉफिट, ऑन क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर है तो लॉस होगा. अल्टीमेटली वेदर इट इज अ प्रॉफिट और लॉस, it will be distributed to the old partners, not the new partner, old partners in their old ratio. This was what we have done. And after that हमने एक क्वेश्चन करा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें मैंने आपको प्रिपेयर करने को बोला था. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास विद अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट आउट ऑफ इट, सो दैट थोड़ा सा ब्रश अप हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, बढ़िया. अब इसमें नीचे हमको जर्नल एंट्रीज करनी है, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू जर्नल एंट्रीज मैं चाहता हूं तुम इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ. सो नीचे लिखा है पास जर्नल एंट्रीज, बट यू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. चलो चेक करते हैं. सो क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर thus the assets and liabilities of Karam and Dharam were revalued. Okay, सबसे पहले बोला provision for doubtful debt is to be created. तो provision create करना है, provision is a liability, तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे to provision for doubtful debts. 10% किसके ऊपर, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर. तो सन्ड्री डेटर 50,000 है, इसका 10% 5,000 आ जाएगा. ठीक. उसके बाद क्या बोल रहा है, द क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक. अब मुझे लग रहा है तुमने यहां गलती करी है नतांश. क्या बोल रहा है, द क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक, मतलब क्या है, क्रेडिटर्स को खत्म कर दो, राइट बैक कर दो. क्यों खत्म कर दो, हो सकता है क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दे दिया या अब क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो इसको राइट बैक कर दो. राइट ऑफ नहीं, राइट बैक कर दो. तो ये हमारे फर्म के लिए अच्छी बात है. क्यों, क्योंकि यहाँ हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं. रिड्यूस हो रही है तो ये अच्छी बात है. तो हम इसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स. ये नहीं समझ में आया? नहीं. क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक. रिटर्न बैक का मतलब क्या है कि आपके कुछ क्रेडिटर्स हैं पर आप उसे राइट बैक कर दो. राइट बैक मतलब आप उसको वापस खत्म कर दीजिए. क्यों खत्म कर दो, उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं. कि हो सकता है क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दे दिया, बोला 5,000 मत देना, ठीक है, या फिर अब हमें नई पेमेंट करना पड़ेगा. तो देयर मे बी लॉट्स ऑफ रीजन, वी डोंट नो द रीजन, बट दे आर सेइंग 5,000 को राइट ऑफ नहीं बेटा, राइट बैक कर दो. मींस अब 5,000 देने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज अ गुड थिंग. ये हमारा लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, तो ये फर्म का गेन होगा, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया 5,000. वाह वाह, बात हो गई है ना. बोलेंगे वाह वाह कितने अच्छे क्रेडिटर्स है, माफ कर दिया 5,000. ठीक है. उसके बाद क्या बोला, द बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड. तो ये तो सिंपल है, बिल्डिंग एसेट है, बढ़ रही है वैल्यू, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग. एप्रिशिएटेड बाय 20%. 2 लाख क्या था, इसका 20%, दैट इज 40,000. उसके बाद अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट. एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, पहले अनरिकॉर्डेड था, अब रिकॉर्ड करेंगे तो एक एसेट इंक्रीज होगा. अच्छी बात है फर्म के लिए, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट. अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मत लिखना, क्योंकि अब तुम इसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो ये एसेट बन रहा है, तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख लेंगे. कितना है, 15,000. उसके बाद लायबिलिटी ऑफ 2,000 वॉज प्रोवाइडेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग. मतलब अब आपको प्रोवाइड करना है, लायबिलिटी क्रिएट करना है 2,000 का, कि रिपेयर के लिए हमें देना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग
बिल फॉर रिपेयर, ठीक है, था 2000। तो ये फर्म के लिए लॉस की बात है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट साइड पे लिखा। फिर क्या बोल रहा है, एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर, मतलब एक जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट था ऐसे एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, पहले रिकॉर्डेड नहीं थी अब रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, फर्म के लिए लॉस की बात है इसलिए डेबिट साइड पे लिख लेंगे टू लाइबिलिटी सप्लायर्स, या फिर डायरेक्टली टू सप्लायर्स अकाउंट भी हम लोग लिख सकते थे 3000। ठीक, और कुछ बचा नहीं, सारी चीजें हो गई। अब देखें हमारे डेबिट साइड का टोटल 60,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल 60 आ रहा है, डेबिट का 10,000। सो बैलेंसिंग फिगर आ गया 50,000। दिस इज योर प्रॉफिट एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में बटेगा, क्योंकि कोई रेशो नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे इक्वल रेशो, तो करम एंड धर्म। कितना अमाउंट आ जाएगा 25,000 25,000, ठीक है, ठीक, ओके। तो अब क्या करेंगे, आप देखो इस क्वेश्चन में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाने को बोला नहीं था, बोला जर्नल एंट्रीज करो, तो अब जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक, तो जर्नल एंट्री के लिए भी हमें दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, एक बार लेजर बनाना आ गया अब इजी है। ठीक, तो मैं यहाँ सबसे पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ। चलो ये फॉर्मेट मैंने बना लिया, ठीक। अब ये लेजर बनाना जरूरी नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है ना तो उन्हें डायरेक्ट आती नहीं है तो वो पहले लेजर बना लेते हैं फिर एंट्री करते हैं। हम डायरेक्ट करना सीखेंगे। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड। प्रोविजन बनाना है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है, तो लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो ये हमारे फर्म के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, छीछी है कि वावा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। और फिर ऐसे ले लो ये हमारी फर्म के लिए एक लॉस है, तो लॉस है तो वो डेबिट साइड पे जाता है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसे कर देंगे, जो लायबिलिटी आपको क्रिएट करनी है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्रिएट करा था हम लोगों ने 5,000। 5,000 आया कैसे था, डेटर्स हमारे 50,000 थे और उसका 10% हमको क्रिएट करना था। सेकंड क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ये फर्म के लिए गेन है। गेन है तो कौन से साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और डेबिट किसे कर देंगे, जो चीज रिड्यूस हो रही है, क्या रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहे हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सो अगर कभी याद नहीं आया तो ये सोच लेना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड पे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख लिया। ये रटने का तरीका। एंड इफ यू वांट टू गो कॉन्सेप्चुअली तो क्रेडिटर्स राइट बैक हो रहे हैं तो गेन हो रहा है, गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है। 5,000 5,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड, तो अब आपकी बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, अगेन ये फर्म के लिए गेन है, गेन है तो आपका नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसको कर देंगे, बिल्डिंग। कितना 40,000 40,000। रेशन आप क्या लिख दोगे, जैसे बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, बीइंग इधर लिखेंगे बीइंग प्रोविजन, लिखेंगे बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, क्या लिखेंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड अकाउंट, ठीक है। अब डी क्या बोल रहा है, फोर्थ वाला अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड करेंगे तो अगेन गेन हो रहा है, अगेन गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगेन
क्रेडिट कर देंगे और जो एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो उसको डेबिट कर दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। लॉजिकली एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम एसेट को डेबिट कर रहे हैं। कितने का था अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट? 15,000। बाद ई पॉइंट फिफ्थ वाला, A liability of 2000 was provided for outstanding bill of repair। एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो ये हमारे लिए फर्म के लिए लॉस की बात है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और जो लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स या टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। कितना अमाउंट था? 3000। और क्या बोल रहा है? सिक्स्थ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, सॉरी आउटस्टैंडिंग बिल 2000 था। लास्ट में क्या बोल रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो अगेन ये फर्म के लिए लॉस की बात है, तो हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। टू क्या था? लाइबिलिटी किसकी थी? सप्लायर्स की, तो टू सप्लायर्स ये 3000 था। हो गई सारी एंट्रीज, ठीक। अब क्या करेंगे? अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर आकर छोड़ देते हैं, बोलते सर सारी एंट्रीज कर ली। बेटा अभी भी आपका हाफ मार्क्स बचा हुआ है। किस चीज का बचा हुआ है? आपने रिवैल्यूएशन किया है तो उस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस वो भी आपको निकालना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो। उसके बिना आपका ये क्वेश्चन अधूरा है। सो आपको इन 5 6 पे मार्क्स मिल जाएंगे, बट वो मार्क जो अलॉटेड है उस लास्ट एंट्री पर, किस पे? प्रॉफिट या लॉस पर, वो आपको करना पड़ेगा। तो सर फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए फिर से मैं अकाउंट बनाऊंगा क्या? अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। रफ वर्क में एक तरफ डेबिट लिख लो, एक तरफ क्रेडिट लिख लो। जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है डेबिट साइड पे लिख लो 5000, और जहां क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पे ये रफ वर्क कर लो 5000। फिर से 40,000 क्रेडिट पे हो रहा है। फिर थर्ड एंट्री में, फोर्थ एंट्री में रिवैल्यूएशन अगेन क्रेडिट हो रहा है। फिर दोनों एंट्री में डेबिट हो रहा है 2000 एंड 3000। अब तुम देख लो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है भैया? यहीं आ रहा है 50,000 का। अपना क्रेडिट साइड बड़ा है 40 50 60,000 और ये 10,000 है, तो 50,000 इधर आ गया। इधर आ गया तो अब एंट्री क्या करेंगे? देखो बैलेंसिंग फिगर कौन से साइड आया है? डेबिट साइड पर, तो हम एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट साइड पर आया तो डेबिट, और किस में बांट देंगे? टू जो पार्टनर का नाम था, करम एंड धर्म, टू करम्स कैपिटल अकाउंट, टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? ठीक है, ये एंट्री का तरीका। अब देखो इसमें जो मैंने तुमको तरीका बताया, इसमें हमने क्या करा है? इंडिविजुअल एंट्री करा है, ठीक। तो क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली जर्नल एंट्रीज का था तो यहाँ इंडिविजुअल एंट्री करना ही बेटर था। लेकिन जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस आएंगे, जब बड़े वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो हम कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। सर कंबाइन एंट्री कैसे पास होगी? चलो आओ बताते हैं। अब कंबाइन एंट्री कैसे पास करना? अब तुम क्या करना, रफ में जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया हमने, तो हमको पता है कि डेबिट साइड में क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड में क्या आ रहा है। तो डेबिट साइड में तीन चीजें आ रही हैं, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मैं सबसे पहले यहां लिखूंगा ए एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जो जो चीजें डेबिट साइड पे थी उनको एक साथ लिख लूंगा। कौन सा है? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड टू प्रोविजन फॉर सब, टू लाइबिलिटी फॉर सप्लायर्स, टू प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स, टू फॉर रिपेयर्स टू सप्लायर्स। कितना था? 5,000 2,000 एंड 3,000, इधर 10,000 आ गया।
सिमिलरली रिवैल्यूएशन अकाउंट जहां क्रेडिट हो रहा था तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे और इन तीनों चीजों को डेबिट कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट और कौन सा था, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऐसे हो जाएगा 5000 बिल्डिंग 40,000 की तरह और ये 15,000, यहाँ पर 60,000। अभी भी यहाँ पर रुकना नहीं है, वो वाली एंट्री तो हमको करनी ही करनी है, ये वाली। अब आप तुम प्रॉफिट को बांटोगे, तो ये एंट्री यहाँ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ताज? सर हाँ इन दोनों मतलब दोनों जर्नल में से कोई भी बना सकता है ना? हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक तरीका है करने का, लेकिन अगर क्वेश्चन हमें ऐसा आता है, स्पेसिफिकली जर्नल एंट्रीज का आता है और हमें जर्नल एंट्रीज भी पॉइंट्स में दिया हुआ है, फुल फ्लेजेड हम्म, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम्म, तो आपको सिंगल एंट्री ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया। हम्म, ठीक, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आया जर्नल एंट्रीज का, तो उसमें हम टाइम सेव करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जी ये सर। वाला क्वेश्चन तो स्पेसिफिकली पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, तो हमें एंट्री भी पॉइंट टू पॉइंट देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। सो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक और क्वेश्चन हम लोग जर्नल एंट्रीज का मैं तुम्हें देता हूं, करके देखो। चलो, एक बहुत शानदार क्वेश्चन मिल गया इसी कारण से, तो हम लोग करते हैं वही। ओके बच्चे, देखो ये क्वेश्चन है अपना, अपने को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कुछ कुछ एंट्रीज तुम्हें कंफ्यूज करेंगी, इट विल टेक टाइम, इट विल। ओके, सो सबसे पहला क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। तो ये तो बहुत इजी है कि 10,000 से वैल्यू को इंक्रीज करो। पुरानी वैल्यू 50,000 थी, अब आपको इंक्रीज करना है, तो ये अच्छी बात है, तो ये फर्म के लिए गेन है। गेन है तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और डेबिट किसको कर देंगे, क्या इंक्रीज हुआ है, फर्नीचर इंक्रीज हुआ है, फर्नीचर। बच्चे हमेशा ये याद रखना, कुछ कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि जितने से चेंज हो रहा है वो अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। सो इट इज चेंजिंग बाय 10,000। बाय मतलब इतने से चेंज हो रहा है, इसलिए हमने 10,000 लिखा। अब कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, भैया सर 50,000 था, 10,000 वैल्यू हो गई 40,000, हम लोग लिखेंगे नहीं, या 60,000 लिखेंगे, इंक्रीज हो गया। नहीं, जितने से चेंज हो रहा है वो वैल्यू लिखना है। अब देखो इसका एग्जांपल तुमको सेकंड पार्ट में दिख जाएगा, क्या बोला, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 50,000। मतलब क्या, ऊपर वाले में क्या लिखा था, इंक्रीज बाय, इधर देखो ये वर्ड अपने आप में, ये दोनों दिए ही इसलिए आपको ये बाय और टू का डिफरेंस समझा है। ये इधर लिखा है बाय, इधर टू, सेम है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज टू, इंक्रीज एक, हाँ, तो इंक्रीज बाय मतलब इतने से इंक्रीज करना है, और इंक्रीज टू मतलब यहां तक पहुंचाना है। तो हमने क्या करा, ये 10,000 से चेंज हो रहा था इसलिए हमने रिवैल्यूएशन में 10,000 लिखा। यहां पर आपका 40,000 था और आपको 50,000 से चेंज नहीं करना है, 50,000 तक पहुंचाना है। मतलब आपका डिफरेंस जो चेंज आ रहा है वो कितने से आ रहा है, 10,000 से, तो आपको डिफरेंस देखना है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर टू आया तो डिफरेंस देखना है, बाय आया तो डायरेक्ट वही अमाउंट रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या डिक्रीज हो रहा है, फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू, इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे क्योंकि गेन है। तो ये बाय और टू हमने समझ लिया कि यहाँ पर सेकंड वाले में 10,000 से चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगेन फर्नीचर को हम लोग डेबिट कर देंगे 10,000 से। बाद आए
थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू, अगेन टू आ गया, मतलब यहां तक पहुंचाना है, अप टू 20%, 120% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब राइट नाउ जो फर्नीचर है वो 100% है, इसको आपको 120% तक लाना है। तो सिंपल सा ये भी बोल सकते थे 20% से इंक्रीज कर दो। तो ये कहने का एक तरीका है कि आप इसको 120% पर ले आइए। इट मींस वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 20%। व्हाट वाज द ओल्ड बुक वैल्यू, 20,000, 20,000 था, 20% से इंक्रीज करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। तो अगेन इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। बट दिस टाइम अमाउंट कितना आएगा, 20,000 का 20%, दैट इज 4,000। जाओ साथ में इफ यू वांट, और कहीं लगे कि मैं फास्ट हूं मुझे रोक लीजिएगा। ओके, क्या बोला है फोर्थ, तो द स्टॉक इज, अब ये ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। अब यहाँ बच्चे इस एंट्री में, ऐसी एंट्रीज में बच्चे हमेशा गलती करते हैं। बोल रहा है स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 4,000, पुरानी स्टॉक की वैल्यू 25,000 थी। तो अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर अंडर वैल्यूड लिखा है मतलब वैल्यू को रिड्यूस करना है, तो उनको लगता है हमें वैल्यू को रिड्यूस करना है। नहीं, वो क्या बोल रहा है, योर स्टॉक इज ऑलरेडी फाउंड अंडर वैल्यूड, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, वैल्यूड पास्ट टेंस है। तो बोल रहा है राइट नाउ जो भी वैल्यू आपकी है वो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है। तो अब अंडर वैल्यूड है तो सही करना पड़ेगा आपको। सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन में ये ऐसे बोल देता दैट प्लीज अंडर वैल्यू द वैल्यू ऑफ द एसेट, अंडर वैल्यू करो, तो फिर हम रिड्यूस करते। पर ये बोल रहा है इट इज फाउंड अंडर वैल्यूड, मतलब राइट नाउ वो ऑलरेडी कम दिख रहा है, सो वी डोंट हैव टू रिड्यूस इट, ये ऑलरेडी रिड्यूस है, हमें तो इसको इंक्रीज करना है। समझ में आया। सो इस एंट्री में ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, इसमें बच्चे कंफ्यूजन होता है उनको, इसलिए ध्यान से पढ़ना कि अंडर वैल्यू करना है कि ऑलरेडी अंडर वैल्यू है। यहाँ पर अंडर वैल्यूड है, हम इंक्रीज करेंगे बिकॉज हमें सही करना है। इंक्रीज करेंगे तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अगेन आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और स्टॉक जो कि हमको बढ़ाना है उसको डेबिट कर देंगे 4,000 से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिफ्थ वन, फिफ्थ वन बोल रहा है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड मतलब हमें ओवर वैल्यू करना नहीं है, मिला है कि 5,000 से ऑलरेडी ज्यादा दिख रहा है, तो अब ज्यादा दिख रहा है तो कम करो भाई, क्योंकि आपको सही करना है। ठीक है, सो दिस लैंग्वेज ऑलवेज कंफ्यूजेज अस। तो ओवर वैल्यूड है तो मैं रिड्यूस करूंगा, रिड्यूस करूंगा तो ये गंदी बात है, छीछी है, इसलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दूंगा। दूंगा टू, स्टॉक तो कितने से ज्यादा था, 5,000 से। आप सेम वही लिख देंगे, नरेशन इज नॉट अ बिग डील, बट लिखना है, छोड़कर मत आइएगा। नरेशन हैज गॉट मार्क्स। ओके, एफ सिक्स्थ, ये क्या बोल रहा है, अ डेटर हुज ड्यूज वर 10,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर पेड 6,000 इन फुल सेटलमेंट। बताएगा तुम में से कोई क्या करेंगे। सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। बैड डेब्ट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ऐसा क्यों किया नतांश। सर क्योंकि अपना 6,000 इंक्रीज हो रहा है और 6,000 इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो पूरा 10,000 पहले चला गया था, तो फिर वो आया है तो इंक्रीज हो रहा है बैड डेट। तो अगर हमारा ये आ रहा है गेन है तो तुमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल सही। लेकिन बैड डेब्ट्स को डेबिट क्यों किया, बैड डेब्ट्स को डेबिट करने का मतलब क्या है कि आपके बैड डेब्ट्स हो रहे हैं। हाँ, आपके बैड डेब्ट्स थोड़ा ना हो रहा है। अच्छा, हाँ सुजल, सर। देखो एक चीज तो फॉर श्योर है कि यहाँ पर गेन हो रहा है, एक चीज तो फॉर श्योर है कि यहाँ पर गेन हो रहा है।
ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेबिट क्या होगा। नतांश बोल रहा है बेड डेब्ट्स होगा, तो मैंने बोला बेड डेब्ट्स तो डेबिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेड डेब्ट्स को डेबिट करने का मतलब लॉस इंक्रीज करना, जबकि यहाँ लॉस इंक्रीज नहीं हो रहा है। फिर कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो ये बोल सकता, हाँ हाँ, यही बोल रहा था कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो बोलेगा सर डेटर्स को डेबिट करेंगे कि मेरे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ना 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 ना, डेटर्स थोड़ी ना इंक्रीज हो रहे हैं। जो डेटर्स थे, जिन्होंने पैसा नहीं दिया था, वो अब पैसा दे रहे हैं। अगर आपको 11th का कॉन्सेप्ट याद हो तो ये बेड डेब्ट्स रिकवर की बात कर रहा है। बेड डेब्ट्स रिकवर, और बेड डेब्ट्स रिकवर में हम कभी भी ये नहीं देखते कि एक्चुअल बेड डेब्ट्स कितना था, हम सिर्फ ये देखते पैसा कितना आ रहा है। तो हमें ना 10,000 से मतलब है, ना 4,000 से मतलब है, जो इनका डिफरेंस अमाउंट है, हमें 6,000 से मतलब है। बेड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये हमारा गेन है। गेन है तो क्या करेंगे भैया, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसे करेंगे, पैसा आ रहा है दादा, कैश अकाउंट डेबिट। ओ यस, पैसा आ रहा है, रोकड़े को कैसे भूल जाओगे यार, इतनी प्यारी चीज है। ठीक, तो याद रखिएगा गाइस, जब भी बेड डेब्ट्स रिकवर की बात हो रही हो तो एक्चुअल बेड डेब्ट्स कितने थे हमें उससे मतलब नहीं होता, डिफरेंस अमाउंट कितना है हमें उससे मतलब नहीं होता, हमें एक ही चीज से मतलब होता है कितना रिकवर हो रहा है। तो यहाँ पर 6,000 रिकवर हो रहा है, तो 6,000 ही लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आए, क्या बोल रहा है, 6th हो गया। 7th, रेंट ऑफ 5,000 इज आउटस्टैंडिंग। ये तो बहुत सिंपल है, बोला आउटस्टैंडिंग रेंट है कितने का, 5,000 का। तो ये एक आपकी लाइबिलिटी है जो आपको इंक्रीज करनी है, तो ये हमारे लिए लॉस की बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसको कर देंगे, लाइबिलिटी को, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 5,000। बताइए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ बिल ऑफ ₹2,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैज बीन ओमिटेड टू बी अकाउंटेड। मतलब हमें एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना था जो अभी तक हमने किया नहीं है, वो हम रिकॉर्ड करना भूल गए। मीन्स एक ऐसी लायबिलिटी थी जो पे करनी थी, लायबिलिटी थी पर हम रिकॉर्ड करना भूल गए, दिस इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो रिकॉर्ड करेंगे तो अगेन ये हमारे फर्म के लिए बुरी बात है, लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी को क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारी, कितने से, 2,000 से। ठीक, ग्रेट, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। अब बोल रहा है हाफ ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर ₹40,000 एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट ₹37,000। द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 80,000। अब गाइस यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट एंट्री करना चाहते हैं कि कंबाइन एंट्री पास करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ऐसी चीजें है ना हाफ हाफ वाली, तो आप रफ में कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करोगे, आप बोलोगे कि सर देखिए हमारा कहाँ गया, ये रहा, मशीनरी था 80,000 का, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 80,000 मेरी मशीनरी थी। अब बोल रहा है इसमें से हाफ हाफ ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय वाई एट 40,000, तो हाफ 40,000 और बाकी हाफ जो बचा वो भी 40,000। अब बोल रहा है ये वाला जो हाफ है ये वाई लेकर चला गया, कितने पे लेके चला गया, 40,000 पे। ठीक है, तो 40,000 की चीज 40,000 पे गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब बोल रहा है जो दूसरी है बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 37, मतलब ये जो 40,000 थे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 37,000। तो देखो इस वाले में ये जो हाफ जा रही थी, जो टेक ओवर हो रही थी, यहाँ तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ एक नुकसान हो रहा है।
यहाँ आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो एक चीज तो ये हो गई कि हमारा लॉस हो रहा है। तो पहले लॉस की एंट्री कर ले। यहाँ पर एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कितने से रिड्यूस हो रही है, 3000 से, क्योंकि जो पहला वाला 40,000 था वहां तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर समझो वो जो पहला वाला 40,000 है जो वाई टेक ओवर कर रहा है, अगर उसमें बोलता दैट वाई टुक ओवर हाफ ऑफ द मशीनरी एट 38,000, तो 2,000 का लॉस वहां पे ही होता और 3,000 का लॉस यहाँ पर होता, टोटल लॉस 5,000 हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ 3,000 का ही लॉस हो रहा है। तो पहले तो चलिए वो एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इस एंट्री को मैं स्प्लिट करके कर रहा हूं। तो पहले क्या करूंगा, ये वैल्यू रिड्यूस हो रही है, गंदी बात है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करूंगा और टू क्या कर दूंगा, मशीनरी कितने से रिड्यूस हो रही है, 3,000। अब मैं जी का सेकंड पार्ट करूंगा। सर जी का सेकंड पार्ट क्या हो रहा है, पार्ट ये हो रहा है कि हाफ ऑफ द मशीनरी जो है वो कौन लेके जा रहा है, आपका पार्टनर लेके जा रहा है। ठीक है, पार्टनर लेके जा रहा है तो आपके फर्म का एसेट रिड्यूस हो रहा है क्योंकि पार्टनर लेके जा रहा है। और जब एसेट रिड्यूस होता है तो क्रेडिट होता है, तो टू मशीनरी अकाउंट। कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है। अब पार्टनर लेके जा रहा है, क्या उसका हक था क्या कि वो फ्री फोकट में लेके जाएगा, नहीं, वो फर्म का एसेट था। फर्म का एसेट था तो पार्टनर लेके जा रहा है, तो हम पार्टनर को बोलेंगे सुन भाई पैसा दे, पर वो पैसा अभी नहीं दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो वो हमारा कौन बन जाएगा, डेटर बन जाएगा एक तरीके से। इसलिए हम क्या करेंगे, वाई को डेबिट कर देंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई के कैपिटल को डेबिट क्यों करा, क्योंकि वाई हमारा डेटर बन गया है, हमें उससे पैसा लेना है, क्योंकि वो मेरे फर्म का एसेट खुद लेकर चला गया। तो होगा भले तू ओनर, पर जब तक बिजनेस बंद नहीं होता भैया, ये फर्म का एसेट है, अगर लेके जाओगे तो हम तुम्हारी कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। समझ में आया। सो हमने क्या करा, सबसे पहले तो ये देखा कि लॉस कितना हो रहा है, उसकी एक एंट्री पास कर दी, और फिर जो टेक ओवर हो रहा था उसकी एंट्री पास कर दी। और सर जो बाकी बचा बैलेंस है उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा, उसका तो हमने रिवैल्यूएशन कर दिया। ठीक है, मतलब अब जब मेरी नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें मेरी जो मशीन है वो कितने पे दिखेगी, 37,000 पे। क्यों, क्योंकि 40,000 चला गया, बाकी जो बचा 40,000 का मशीन था वो 37,000 का हो गया। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ डूइंग दीज टू एंट्रीज, हम इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे। कैसे भैया, मशीन को क्या कर देते, मशीन को क्रेडिट कर देते। यहां हमको दो ही करने पड़ेंगे क्योंकि दो सेपरेट ट्रांजेक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, समझ में आया। तो आप भी क्या करिएगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है ना, सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि नेट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, एक उसकी एंट्री पास कर दीजिए, बाकी किसी और की। ठीक है, चलिए, दिस वाज जी पार्ट। ओके, ये हो गया। अब आते हैं 10th पार्ट पर। मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर ₹70,000, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 65,000। मतलब मेरे पास, हमारे फर्म के पास जो मशीन थी उसकी वैल्यू 65,000 थी, वाई टेक ओवर कर रहा है, वाई टेक ओवर कर रहा है कितने पे, 70,000 पे। तो पहले तो टेक ओवर तो भूल जाओ, पहले तो ये देखो यहाँ फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है 5,000 का, क्योंकि 65 की चीज वो 70 पे लेके जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एच का फर्स्ट पार्ट करूंगा, मतलब जो मेरी 10th वाली एंट्री है फर्स्ट पार्ट करूंगा। क्या करूंगा, मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो फायदा है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और डेबिट किसको कर दूंगा, मशीनरी को। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितना, 5,000 से फायदा हो रहा है। 10th वाले की सेकंड पार्ट करूंगा। सेकंड पार्ट क्या है, अब ये पूरी की पूरी मशीन उठा के चला गया, वाई। अब मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, पहले 65 थी, अब उसकी 70,000 वैल्यू हो गई है, और मेरा मशीन जा रहा है तो मैं मशीन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा क्योंकि एसेट रिड्यूस हो रहा है टू मशीनरी अकाउंट, और पूरा का पूरा जा रहा है 70,000। सर बस 65,000 थी वैल्यू, तो भैया आपने ऊपर इंक्रीज तो कर दिया फर्स्ट वाली एंट्री से 5,000 से, तो अब मशीन 70,000 की हो गई। और कौन लेके जा रहा है, पार्टनर का नाम क्या था, वाई।
y लेके जा रहा है तो y अगेन हमारा डेटर बन जाएगा, तो y इस कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। कितने से? 70,000। तो जब आप ऐसे स्प्लिट करके एंट्री करते हो ना ट्रांजेक्शन को, तो थोड़ा सा इजी, हम कंबाइन भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे दोनों पे, बट मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके क्यों करवाता हूँ, क्योंकि बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहता, और कम से कम अगर एंट्री गलत हो गई, हो सकता है एक पार्ट पे तो फुल मार्क्स मिल जाए, अदरवाइज पूरी एंट्री गलत हो जाएगी तो पूरे नंबर चले जाएंगे। ठीक है, ओके, बढ़िया। अब आते हैं 11th पार्ट पर। अब ये 11th पार्ट में ये जो और करके दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली दोनों सेम ट्रांजेक्शन है, पर ये क्वेश्चन हमको बता रहा है कि ये इंफॉर्मेशन दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकती है। चलिए आइए रीड करें क्या बोल रहा है। बोल रहा है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इंफॉर्मेशन को और कैसे बोला जा सकता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 का था, P&L में डेबिट कर दिया था, आउट ऑफ विच 5,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। दोनों का मतलब एक ही है कि जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम हमने रिकॉर्ड कर लिया है P&L में, out of that 5,000 does not belong to current year, it belongs to the next year। एक्चुअली ये आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं प्रीपेड, कि भैया आपने कुछ ना कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, आउट ऑफ दैट 5,000 इज प्रीपेड। ठीक है, समझ में आया कि कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर है तो प्रीपेड है, मीन्स आपको ये बोला भैया एक प्रीपेड है, प्रीपेड एसेट होता है, एसेट को इंक्रीज करो, एसेट को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे फर्म के लिए अच्छी बात है, तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और किसको डेबिट कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। एंट्रीज हमने बहुत करी है 11th क्लास में, बस वहां रिवैल्यूएशन की जगह क्या हो जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने आपको तो शुरू में ही बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना, याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी। 11th हो गया, कितना, 5,500। हाँ बेटा, सर ये एक क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि जो 5,000 है वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, तो हाँ सर वो नेक्स्ट, 5,000 अभी के इंश्योरेंस में से कम नहीं हो जाएगा? तभी तो हाँ कम किया है ना, तो दो एंट्री पास होती है ना अपनी, क्या एंट्री पास होती है, अपन एक एंट्री पास करते हैं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस यही एंट्री पास करते हैं ना अपन, यस और नो। जी पर यहाँ जी क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो, जब आप ये कर रहे हैं ना ये अभी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो अभी आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कोई एसेट तो है नहीं कि उसकी वैल्यू रिड्यूस करेंगे, वो तो एक्सपेंस है, वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में जा चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, बैलेंस शीट बन चुकी है, तो आप वापस से इंश्योरेंस कोई एक्सपेंस का अकाउंट तो ओपन करोगे नहीं, तो ऑल द एंट्रीज आर रूटिंग थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, मतलब एक तरीके से आपने अपना एक्सपेंस रिड्यूस ही किया है, तभी तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है ना, क्योंकि ये फर्म के लिए बेनिफिट है ना, एक्सपेंस रिड्यूस होगा तो गेन होगा ना, प्रॉफिट होगा ना, तो देखो प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करा है। ठीक है, however it was a good question। चलिए 10th हो गया, दिस वाज 11th। 12th, there is a claim for damages against the firm for which provision, oh my god, इस सेट ऑफ एंट्री तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। बोल रहा है 15,000 का प्रोविजन क्रिएट करो, एक डैमेज का क्लेम है। चलो भाई कर देते हैं, इसकी भी तमन्ना पूरी। तो हम बोलेंगे भैया लायबिलिटी है, गंदी बात है, तो हम बोलेंगे गंदी बात, गंदी 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 बात, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे, टू, क्या बनाना था भैया, क्लेम फॉर डैमेज है तो टू प्रोविजन डैमेजेस, या फिर कोई कोई टू क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट भी ओपन कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज लायबिलिटी है, नेम तो हम अपना दे सकते हैं। कितना अमाउंट था, 10,000 नहीं 15,000,
ओके गाइस, उसके बाद क्या बोल रहा है 13th वाला, देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ ₹10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर दैट इज नॉट लाइकली टू राइज। कितनी अच्छी बात है, 10,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे जो अब हमसे पैसा नहीं मांगेंगे। यार ऐसे लोग क्यों नहीं मिलते, मुझे क्यों नहीं मिलते, दूसरों को ही मिलते रहते हैं। तो बोला भैया एक लायबिलिटी थी 10,000 की, वो अब हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, तो हम बोलेंगे वाह क्या बात है, क्रेडिटर्स देवता की जय हो, ऐसे बोलेंगे। तो हम लोगों के लिए फायदा है, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स क्यों डेबिट हुए, क्योंकि क्रेडिटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। कितने, 10,000। तो सर आप भी हमारी फीस ऐसे ही करते ना, नहीं लेते ना, तो हमारे भी क्रेडिटर्स रिड्यूस हो जाते हैं। हाँ भैया, सब लोग अपने अपने एंगल से सोचते हैं। ओके गाइस, चलिए उसके बाद क्या है, लास्ट, बहुत डिफिकल्ट, जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है। 14th, एन अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम 12,000 इज टू बी अकाउंटेड। बोला एक अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम थी, तो हमें पता है अक्रूड इनकम हमारा एसेट होता है, जो अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ, सो इट इज अवर एसेट। जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो कर लो, कर लो तो अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि एसेट रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे, और यहाँ पर डेबिट क्या कर देंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट कर देंगे। नंबरिंग मुझसे थोड़ी गलत हो गई है, हाँ यहाँ ये 13 था, तो ये हो जाएगा अमाउंट भैया 12,000। अब गाइस इतना हो गया ना, तो अब इतनी सारी एंट्रीज थी, हम खुश हो जाते, ये यूपी हमने कर लिया कर लिया। पर यहाँ पे तुम्हारा आधा मार्क्स से यहाँ 1 मार्क्स चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि तुमने मशीन में गन्ना तो डाल दिया, तो उसका जूस तो निकाल दिया, लेकिन उस जूस को ग्लास में सर्व कौन करके देगा, पार्टनर्स को। मतलब जो प्रॉफिट निकाला तुमने, वो प्रॉफिट बांटेगा कौन, प्रॉफिट बांटना भी तो पड़ेगा। so now you have to calculate the profit of revaluation, very simple process, what we will do, रफ में एक तरफ डेबिट लिख लेंगे, एक तरफ क्रेडिट लिख लेंगे। जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है वहां डेबिट साइड पे लिख लेंगे। अब जैसे ये क्रेडिट है, 10 10 10 10 4 4, तो इधर लिख लेंगे 10,000 10,000 4,000 4,000। उसके बाद इधर डेबिट हो रहा है 5,000, क्रेडिट हो रहा है 6,000, डेबिट हो रहा है 5,000, डेबिट हो रहा है 2,000। उसके बाद देखें 2,000 कहाँ से आ गया, ये डेबिट हो रहा था 5,000, ये 6,000 से, नहीं ये रहा, हाँ डेबिट हो रहा था 2,000। बाद आए, यहाँ तक हमने कर लिया, फिर डेबिट हो रहा है 3, डेबिट हो रहा है 3,000। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है 5,000, फिर इधर क्रेडिट अगेन हो रहा है 5,000 प्रीपेड इंश्योरेंस, और यहाँ पर डेबिट हो रहा है 15 और क्रेडिट हो रहा है 10, डेबिट हो रहा है 15 और क्रेडिट हो रहा है 10, और लास्ट में अगेन 12,000 से क्रेडिट हो रहा है। सो क्रॉस चेक करने के लिए हम देख सकते हैं, हमने 14 एंट्रीज करी थी, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, सब कुछ आ गया। अब हम नेट कर लेंगे, तो मुझे दिख रहा है साफ साफ डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। सो इस साइड का टोटल कर लेंगे क्रेडिट का, इधर का टोटल कर लेंगे,
तो 36,000 प्रॉफिट आ रहा है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स का नाम क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई, और रेशियो गिवन है 3:2। तो हम 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डेबिट साइड पर आ रहा है तो लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एस कैपिटल। 36,000 will be divided into 3:2। समझ में आया गाइस? सो दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस हो गई हमारी। अब मैं तुम लोगों को पहले करने के लिए देता और फिर हम लोग इसको डिस्कस करते तो इट वुड हैव टेकन लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो गाइस ऑन दैट नोट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज एंडेड। अभी और हमारे पास रीवैल्यूएशन से रिलेटेड और भी लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एडवांस लेवल के और भी चीजें आएंगी। But right now, as I'm already saying कि we are discussing about the concept. So concept clear है कि revaluation account क्यों बनता है, कैसे बनता है, journal entries कैसे होती है। ठीक है, now next class is going to be very important. ठीक, because we are going to discuss about the adjustment of existing reserves, profit and loss. ये 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स में ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करें गाइस। ओके गाइस, देन हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।